build your dreams, live rich, and leave rich. फाइनेंशियल सक्सेस के रास्ते में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मार्केट की उठापटक या कुछ और? असल में ना, ये लड़ाई बाहर की है ही नहीं, ये लड़ाई हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। चलिए आज इसी को समझते हैं। ये बात बिल्कुल सीधी और साफ है। मतलब शेयर बाजार का खेल असल में भावनाओं पर काबू पाने और अपनी जानकारी का सही इस्तेमाल करने का है। डर और लालच, ये दो चीजें हैं जो अक्सर फैसले गलत करवा देती हैं, जबकि एक ठंडे दिमाग से बनाई गई स्ट्रैटेजी ही हमें आगे लेकर जाती है। तो फिर ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कर क्या रहे हैं? क्या हम सच में इन्वेस्ट कर रहे हैं या बस जुआ खेल रहे हैं? क्या हम सोच समझकर, रिस्क को समझकर आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे हैं? हमारे फैसले हमें किस तरफ ले जा रहे हैं? तो चलिए इसी अदृश्य दुश्मन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, हमारी सबसे बड़ी चुनौती ना मार्केट का शोर नहीं है, बल्कि हमारे अपने दिमाग में बैठे हुए पूर्वाग्रह हैं। ये एक तरह के मेंटल शॉर्टकट हैं जो हमें सही सोचने से रोकते हैं और गलत फैसलों की तरफ ढकेल देते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन पूर्वाग्रह है ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब हमें ऐसा लगने लगता है कि बस हम तो मार्केट को समझ गए हैं, हमें सब पता है। और आजकल इंटरनेट पर जो इतनी जानकारी है ना, वो इस झूठे आत्मविश्वास को और बढ़ा देती है। हमें लगने लगता है कि हम तो एक्सपर्ट बन गए हैं। और ये आंकड़े देखिए, ये हमारे ओवर कॉन्फिडेंस को बिल्कुल साफ दिखाते हैं। फिनरा की एक स्टडी के मुताबिक करीब 2/3 इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि उनके पास बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नॉलेज है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आत्मविश्वास असलियत से मेल खाता भी है? और हकीकत तो कुछ और ही कहानी कहती है। सोचिए, अगर 64% लोग वाकई इतने जानकार होते तो मार्केट को बीट करने वाले फंड्स की संख्या कितनी ज्यादा होती। पर असलियत क्या है? पिछले 10 सालों में सिर्फ 25% ही ऐसा कर पाए। तो ये जो लगने और होने के बीच का फासला है ना, यही फासला हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। अच्छा, दूसरा बड़ा पूर्वाग्रह है झुंड मानसिकता, या जिसे हम हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। मतलब जब सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदेंगे। फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और जब सब बेच रहे हों तो हम भी घबरा कर बेचने लगते हैं। इस चक्कर में हम अपना खुद के एनालिसिस करना ही भूल जाते हैं। ये आंकड़ा तो सच में हैरान करने वाला है। रिसर्च बताती है कि मार्केट में सिर्फ 5% जानकार लोग भी ना बाकी 95% लोगों के फैसलों पर असर डाल सकते हैं। बस कुछ लोगों की खरीद बिक्री से ही पूरे मार्केट में एक लहर सी बन जाती है, और इसी से अक्सर स्टॉक मार्केट में बुलबुले बनते हैं और फिर फूटते भी हैं। हमारे दिमाग की एक और बड़ी अजीब आदत है लॉस से बचना। मतलब रिसर्च ये बताती है कि 100 रुपये खोने का जो दुख होता है ना, वो 100 रुपये पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा होता है। और ये जो साइकोलॉजिकल दर्द है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट फैसलों पर बहुत भारी पड़ता है। और इसी दर्द से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम अक्सर गिरते हुए शेयरों को बस पकड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि वो कभी तो वापस ऊपर आएंगे। ये एक इमोशनल जाल है, क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है कि भाई जब तक बेचा नहीं तब तक नुकसान हुआ ही नहीं, जो कि सच नहीं है। एक और बायस है जिसे कहते हैं रीसेंसी बायस। मतलब अगर मार्केट हाल फिलहाल में अच्छा कर रहा है तो हमें लगता है कि अरे ये तो हमेशा ही अच्छा करता रहेगा, और अगर गिर रहा है तो हम एकदम घबरा जाते हैं। हम बस हाल की घटनाओं को देखकर भविष्य का अंदाजा लगा लेते हैं और लॉन्ग टर्म पिक्चर को तो भूल ही जाते हैं। तो इन सब साइकोलॉजिकल जालों को पहचानने के बाद अब सवाल ये है कि इससे बचें कैसे। चलिए अब एक प्रैक्टिकल समाधान की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात करते हैं जो हमारी भावनाओं के असर से बचा रहे। तो भावनाओं से बचने का एक शानदार तरीका है एक सिस्टम बनाना। और इस सिस्टम का पहला कदम है उन खर्चों को समझना जो हमारे रिटर्न को धीरे धीरे चुपचाप खाते रहते हैं, यानी कि फीस। ये छोटे छोटे दिखने वाले प्रतिशत लंबे समय में हमारी दौलत पर बहुत बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। इसे समझने का सबसे बढ़िया उदाहरण है म्यूचुअल फंड में रेगुलर और डायरेक्ट प्लान का अंतर। ये एक छोटा सा फैसला है जो लंबे समय में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। ये टेबल देखिए, बिल्कुल साफ साफ अंतर दिख रहा है। रेगुलर प्लान में क्या होता है? आपके और फंड कंपनी के बीच एक ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसे कमीशन मिलता है। और ये कमीशन कटता कहाँ से है? आपके ही निवेश से। इससे एक्सपेंस रेशो यानी फंड का कुल खर्च बढ़ जाता है और आपका रिटर्न घट जाता है।
वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में कोई बिचौलिया नहीं होता, इसलिए खर्च कम होता है और आपका रिटर्न ज्यादा। ये बात फिर से उसी पॉइंट पर जोर देती है कि लागत कितनी ज्यादा मायने रखती है। देखिए, हम मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा इसका ठीक अंदाजा तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम अपनी लागत को, अपने खर्चों को तो कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? डायरेक्ट प्लान चुनकर फीस कम करना अपनी दौलत बढ़ाने के सबसे पक्के तरीकों में से एक है। अच्छा, अब इन सब तकनीकी बातों से थोड़ा हटकर इस पूरी चर्चा को एक दार्शनिक लेवल पर लेकर चलते हैं। धन का, पैसे का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ बैंक अकाउंट में नंबर्स जमा करना है? ये एक ऐसी सोच है जो पूरा नजरिया बदल सकती है। असली दौलत ये नहीं है कि बैंक में कितने जीरो लगे हैं। असली दौलत ये है कि कोई इंसान कितने समय तक अपनी शर्तों पर जी सकता है, बिना किसी पर निर्भर हुए। लक्ष्य एक बड़ी रकम नहीं है, लक्ष्य है अपने जीवन पर कंट्रोल, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। एक स्थिर और खुशहाल फाइनेंशियल लाइफ के लिए ना, इन तीनों स्तंभों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हेल्थ, वेल्थ और टाइम। अगर इनमें से एक भी कमजोर हुआ तो पूरा ढांचा ही हिल जाता है। सिर्फ पैसे के पीछे भागना और अपनी सेहत या अपनी कीमती समय को नजरअंदाज कर देना, ये सच्ची अमीरी नहीं है। ये एक बहुत ही कमाल की मिसाल है। पैसा ना ऑक्सीजन की तरह है। सांस लेने के लिए जरूरी है, काफी मात्रा में चाहिए, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन के सिलेंडर जमा करते रहने से जिंदगी बेहतर नहीं हो जाती। बेहतर तो तब होती है जब हम बाहर निकलकर ताज़ी हवा का आनंद लेते हैं, है ना? तो बस ये पहचानना जरूरी है कि हमारे लिए पर्याप्त कितना है, और फिर उस पैसे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में करना। ये लाइन बहुत गहरी है। लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम अमीर मरें। लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम मरने से पहले आज़ादी से जिएं। हमें भविष्य की सुरक्षा और आज के पलों को जीने के बीच एक सही संतुलन बनाना होगा। और ये बात धन की इस नई परिभाषा का पूरा सार बता देती है। सच्ची दौलत की शुरुआत असल में उस दिन होती है जब हम थोड़े से और पैसों के लिए अपने अनमोल पलों का, अपने समय का सौदा करना बंद कर देते हैं। और आखिर में ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ये एक बहुत ही पर्सनल सवाल है। अपने फाइनेंशियल गोल्स और जिंदगी के बारे में सोचिए। किसी के लिए भी पर्याप्त का असली मतलब क्या है? इस पर सोचने के लिए धन्यवाद।